डियर स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। तो आज के वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और फिर हम उसके इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का डेरिवेशन हम इसमें देखेंगे, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमें पता ही है आपका न्यूटन सेकंड लॉ आपका क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, हमें पता ही है, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल जो है उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई गई है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके संवेग में परिवर्तन, यानी कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, और उसकी दर। तो दर का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो भी हम निकाल रहे हैं उसको टाइम से डिवाइड करना। टाइम से डिवाइड करना उसको हम कहते हैं रेट ऑफ। तो रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टी। किसी भी चीज़ को रेट ऑफ चेंज जब भी हम निकालते हैं तो उसको टाइम से डिवाइड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो ये कि जो किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है एफ, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम संवेग भी कहते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने इसको संवेग भी पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है, P = m/v। ठीक है, संवेग का जो सिंबल होता है आपका P = mv। तो यहाँ पे किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, वो संवेग में परिवर्तन की दर की, यानी कि संवेग में परिवर्तन, यानी कि मान लो ये P2 ये फाइनल संवेग है, माइनस P1 ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, डिवाइड बाय T। तो डिवाइडेड बाय T का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ। तो ये जो चीज़ है टाइम से डिवाइड करना, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ। किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना रेट ऑफ कहलाता है। और P2 माइनस P1 जो होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ये हमारा। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन है यहाँ पे कि किसी भी न्यूटन सेकंड लॉ की, कि किसी भी वस्तु पे लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का, यानी कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, dp/dt भी लिखते हैं। तो d/dt जो होता है ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, और p जो होता है आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो किसी भी बॉडी के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होती है। एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये चेंज आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में आपका चेंज होगा उसी डायरेक्शन में आपका dp, यानी कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है, dp का मतलब है यहाँ पे P2 माइनस P1, यानी कि ये P2 है फाइनल मोमेंटम और P1 है आपका इनिशियल मोमेंटम। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम जो है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी।
फिर इसमें नेक्स्ट आपको दिया गया है, सपोज टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस आर इनिशियली एट रेस्ट। तो कोई भी दो बॉडीज़ हैं आपकी, सपोज टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस आर इनिशियली एट रेस्ट। तो मान लो कोई दो बॉडीज़ हैं आपकी डिफरेंट मास की, अलग अलग मास है दोनों बॉडीज़ का, और इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। ए फिक्स्ड फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन देम। फिक्स फोर्स यानी कि दोनों के लिए आपने जो है वो सेम फोर्स लगाया है, मास जो है वो अलग अलग है, ठीक है। मास जो है वो दोनों बॉडीज़ का, टू बॉडीज़ ली हैं यहाँ पे, दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है, और इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, और जो है सेम फोर्स हमने उस पर लगाया है, ठीक है। और फॉर द सेम टाइम के लिए, सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हमने लगाया है। टू स्टार्ट विथ लाइटर बॉडी पिक्स अप ए ग्रेटर स्पीड देन द हैवियर बॉडी। क्योंकि जो लाइटर बॉडी होगी उसकी स्पीड, सेम फोर्स लगाया है आपने, क्योंकि जो लाइटर बॉडी है उसका मास कम है, तो उसकी स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी देन द हैवियर बॉडी। हाउएवर एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑब्जर्वेशन शोज दैट इवन ए बॉडी एक्वायर्स द सेम लीनियर मोमेंटम। तो यानी कि दोनों बॉडीज़ का जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका सेम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या बताया है, ये एग्जांपल में क्या बताया कि दो बॉडीज़ अगर आपकी डिफरेंट मासेस की हैं, पहला, ठीक है, दोनों बॉडीज़ अगर आपकी डिफरेंट मासेस की हैं तो इन पे आपने फोर्स लगाया है, सेम फोर्स लगाया है, तो इस पे जो फोर्स होगा और इस पे जो फोर्स होगा दोनों का जो है सेम है, और जो टाइम है वो भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगर मासेस डिफरेंट हैं तो वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी, यानी कि इन दोनों में जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। लीनियर मोमेंटम का चेंज जो है वो दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि मान लो पहली बॉडी का जो मास है वो m1 है, और दूसरी बॉडी का जो मास है वो m2 है। तो मान लो ये जो m1 है ये आपकी लाइटर है, ये आपकी हल्की है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये m2 मान लो आपका भारी है, हैवी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो हल्का कोई भी आपकी साइकिल है, मान लो साइकिल पे आपने फोर्स लगाया सर्टेन टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ट्रक है आपका हैवी है उस पर इतना फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यानी कि अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो उसमें जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा इन टू बॉडीज़ में वो सेम होगा, भले ही उनका मासेस जो है वो अलग अलग है, अलग अलग मासेस होने पे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इट मीन्स सेम फोर्स अप्लाइड फॉर द सेम टाइम, कि अगर हम सेम फोर्स को लगा रहे हैं सेम टाइम के लिए तो उसमें जो आपका मोमेंटम है वो आपका सेम होगा, दैट कॉजेज द सेम चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन द टू बॉडीज़ ऑफ द डिफरेंट मासेस। तो ये पॉइंट जो है ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना कि अगर आपने सेम फोर्स लगाया है सेम टाइम के लिए, ठीक है, और बॉडीज़ कैसी हैं, वो अलग अलग मास की हैं, लेकिन उनमें जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। तो अभी इसमें हमने बोला कि अगर मान लो m ज़्यादा है यानी कि हैवी बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उनका जो mv है वो क्या रहेगा आपका, दैट विल बी कांस्टेंट, यानी कि उनका जो मोमेंटम है वो उनका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सेम फोर्स को अगर हम सेम टाइम के लिए लगाते हैं तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ मासेस में वो आपका सेम रहता है। तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर m जो है ये मास ऑफ बॉडी है, v जो है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, p बराबर mv, ठीक है। p बराबर mv जो होता है हमारा ये लीनियर मोमेंटम होता है, p वेक्टर हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो किसी भी बॉडी पे, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो डेल्टा एफ जो है हम उस एफ वेक्टर जो है हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, मान लो ये हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया है बॉडी पे, और एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने से उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया है,
डेल्टा पी चेंज आया है इसमें, तो ये आपका डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज आएगा आपका डेल्टा पी। ठीक है, फिर हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा बॉडी का, उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। पता है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी हमने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना। तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा पी, और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं और इसकी जगह अगर हमें इक्वल का साइन लाना होता है, तो जो राइट वाली टर्म है इसको हमें किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको कौन से कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k। तो ये k आपका क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो k को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर जैसे ही हमारा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू हम ज़ीरो कहते हैं, तो ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आपका क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द डेरिवेटिव ऑफ डी पी बाय डी टी। ठीक है, तो ये हम पहले भी डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन देखा था। तो जब भी आपकी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो जो आपका डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है वो आपका डेरिवेटिव बन जाता है। तो डी पी बाय डी टी ये आपका डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये चीज़ आपकी डेरिवेटिव बन गई। ठीक है, डी पी बाय डी टी हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस इक्वेशन में अगर पुट करें, यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगी आपकी F इजिकल टू के डी पी बाय डी टी। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहाँ पे F इजिकल टू के डी पी बाय डी टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो P होता है ये आपका मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे P की जगह पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे P की जगह पुट करेंगे। तो इसमें जैसे ही हमने इसकी वाली वैल्यू को पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी वैक्टर। तो इसको फिर हम लिखेंगे के एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये वाला आपका m जो है ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी। तो ये बचेगा आपके पास के एम डी वी बाई डी टी। और हमें पता है जो डी वी बाई डी टी होता है ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारे फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, F इज इक्वल टू के एम इंटू ए वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया इस वाले में, यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका F होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमने देखा कि F जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, फिर हमने देखा जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाता है तो ये डेरिवेटिव में आपका चेंज हो जाता है, डी पी बाई डी टी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी F इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो आपका P होता है वो किसके बराबर होता है, आपका P वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू वी वैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स की क्या इक्वेशन थी, F इज इक्वल टू के, ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ P की जगह हम क्या पुट करेंगे, M इंटू वी वैक्टर। ठीक है, तो ये M तो जो है ये आपका बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा आपके पास M के, और यहाँ पे बचेगा आपके पास डी वी बाई डी टी। तो क्योंकि जो डी वी बाई डी टी होता है ये डी वी बाई डी टी आपका किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर हम इसको क्या पुट कर देंगे, ये चीज़ आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास F वेक्टर इज इक्वल टू के एम
ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर इसने कहा है इन बोथ एसआई एंड सीजीएस यूनिट, इन बोथ एसआई सिस्टम में भी और सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट ऑफ फोर्स को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि के की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। के की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में 1 पुट कर देंगे। इस तरीके से इसकी यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू एम ए। तो F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। ठीक है, वेयर ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन इज dv/dt। तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ का क्या मतलब है कि उसको हम किसी भी चीज़ को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि ये जो फोर्स होगा ये भी क्या होगा, फोर्स भी आपका क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी कौन सी होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी सेम होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हमें क्या मिलता है कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कितना एक्सटर्नल फोर्स हमें उसको चलाने के लिए लगाना पड़ेगा वो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए हमें उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। द मैग्नीट्यूड दस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी, तो फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चलेगा कि उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हमने देखा कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। फिर हमने यहाँ से इसको डेरिवेशन करके हमने निकाला कि किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम में। फिर हमने देखा कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम उसके मास से और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स है यहाँ पे हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है और उसका जो यूनिट है वो हमें बताना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला तो बहुत फर्स्ट चैप्टर में हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका m इंटू ए। तो m को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं LT-2 से। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका MLT-2। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसके 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो फोर्स की आपकी द यूनिट्स ऑफ फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फोर्स की जो यूनिट होती हैं वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज़ द एब्सोल्यूट यूनिट एंड नंबर 2 इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फोर्स के आपके 2 यूनिट हैं, नंबर 1 इज़ द एब्सोल्यूट यूनिट एंड नंबर 2 इज़ द ग्रेविटेशनल। पहला है आपका एब्सोल्यूट, दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट आपके कौन से होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो पहला है आपका एब्सोल्यूट यूनिट। तो एसआई फोर्स, हमें पता है कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम जो होता है वो आपका न्यूटन होता है। और सीजीएस एसआई सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका डाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें अब 1 न्यूटन की और 1 डाइन की डेफिनेशन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमें ये बताना है कि जो फोर्स आपका 1 न्यूटन कब होगा, जब मास आपका 1 किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कि 1 न्यूटन फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम 1 न्यूटन कब कहेंगे, जब वो
लगने वाला फोर्स उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड का, और कितनी बॉडी के मास में कर रहा है 1 किलोग्राम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो आपका 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हमें देखना है कि जो आपके फोर्स का CGS यूनिट में जो इसका CGS यूनिट जो होता है आपका फोर्स का वो आपका डाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं कि ये किसके बराबर आएगा F = m × a। तो यानी कि किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को हम 1 डाइन कब कहेंगे, जब मास कितना होगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन कितना होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सारे अपने CGS यूनिट लेंगे। तो यानी कि 1 डाइन फोर्स इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी 1 ग्राम की है और उस पर अगर कोई बॉडी आपकी 1 ग्राम की है और उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो हम कहेंगे कि जो लगने वाला फोर्स है वो आपका कितना है 1 डाइन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट हो गया आपका न्यूटन और CGS में हो गया आपका डाइन। ठीक है, और ये रिलेशन अब हमें दोनों में रिलेशन पता है कि न्यूटन एंड डाइन में आपका कितना रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन हमें पता है, ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10⁵ डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में आपके कितने डाइन होते हैं 10⁵ डाइन उसमें आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ यूनिट होती है वो है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट भी आपकी एक तो CGS सिस्टम में होगी और एक आपकी SI सिस्टम में होगी। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है आपकी SI सिस्टम में उसको हम क्या कहते हैं किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। ठीक है, किलोग्राम वेट को हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम वेट को हम ऐसे लिखते हैं किलोग्राम वेट। तो किलोग्राम वेट एक आपका ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी का मास अगर 1 किलोग्राम है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले वाले में जब हमने न्यूटन वाला देखा था तो हमने देखा था कि 1 किलोग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन वाले फोर्स में। लेकिन यहाँ पे जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट देख रहे हैं किलोग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम वेट इज़ दैट फोर्स which produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 किलोग्राम। यानी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम 1 किलोग्राम वेट कब कहेंगे, जब बॉडी का मास कितना है 1 किलोग्राम और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है आपका 1 किलोग्राम वेट। तो इसको हम 2 तरीके से लिखते हैं, इसको हम किलोग्राम वेट को kg वेट भी लिखते हैं और इसका दूसरा नाम होता है आपका किलोग्राम फोर्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये 1 किलोग्राम को 9.8 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम वेट जो है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के वो बराबर होता है। ऐसे ही फिर हम इसमें देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऑन द CGS सिस्टम। ऐसे CGS सिस्टम की भी होती है। तो CGS सिस्टम को हम कहते हैं, SI सिस्टम को हमने क्या बोला किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, और CGS सिस्टम में हम क्या बोलेंगे ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। तो इसका जो सिंबल होगा 1 ग्राम वेट, इसका सिंबल होगा ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम वेट जो होगा आपका 1 ग्राम वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपका एक ऐसा फोर्स होगा जो कि 1 ग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे कि किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को जो CGS यूनिट होती है उसको हम 1 ग्राम वेट कब कहेंगे, जब वो 1 ग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका जो सिंबल होता है ग्राम वेट का, ये इसका सिंबल है 1 ग्राम वेट। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो 1 ग्राम की जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है और कितना एक्सेलरेशन है आपका 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कितने डाइन के बराबर हो गई आपकी 980 डाइन के वो बराबर हो गई। तो 1 ग्राम वेट में कितने न्यूटन होते हैं 9.8 न्यूटन होते हैं, और 1 ग्राम वेट में कितने न्यूटन होते हैं आपके 980 न्यूटन होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती हैं इसका हम कब यूज़ करते हैं, वेट किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट निकालना है उसका वेट निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स कहते हैं। दीज यूनिट्स आर देयरफॉर कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम सिर्फ कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें कोई भी फोर्स मान लो ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट यूनिट। तो पहले हमें सबसे पहले जो आपका ग्राम इस तरीके का अगर कोई भी फोर्स दिया है तो उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट यूनिट जो क्या होती है आपकी न्यूटन, यानी कि सबसे पहले इस फोर्स को हमें न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ख़त्म हो गया है। इसमें हमने देखा कि जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसकी एक्सप्लेनेशन हमने इसमें देखी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दिस फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये फोर्स जो है आपका कौन सी डायरेक्शन में लगता है, जहाँ पे आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स जो है वो लगता है। फिर हमने यहाँ पे मैथमेटिकली डिराइव किया कि किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो F इजिकल टू ma होता है। फिर हमने देखा कि जो फोर्स है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने फिर डायमेंशन फॉर्मूला निकाला फोर्स का, दैट इज़ mLT-2। फिर हमने देखा कि जो आपके फोर्स होते हैं उनके दो यूनिट्स होते हैं आपके, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो आपका 1 न्यूटन का फोर्स है वो आपका कौन सा फोर्स होता है, जो 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, और 1 डाइन क्या होता है, जो 1 ग्राम में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती हैं आपकी वो होती हैं ऐसा यूनिट में तो होती है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स जो कि 9.8 न्यूटन के बराबर होती है, और CGS सिस्टम में हमने देखा कि वो होती है आपकी ग्राम वेट और ग्राम फोर्स जो कि 980 डाइन के बराबर होती है।